वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एरा। आज हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं इनकम अंडर द हीज ऑफ सैलरी सेक्शन 15 to 17। तो ये चैप्टर काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत दे देता है, टेंशन दे देता है। देखिए मार्क, तो ये टेंशन अब मैं आपको नहीं आने दूंगा। तो हम लोग इनकम अंडर द हीज ऑफ सैलरी पढ़ते हैं बिना टाइम गवाए बिना। तो इनकम अंडर द हीज ऑफ सैलरी क्या होता है? सैलरी सुना नाम है। सैलरी जो भी कोई काम करता है, जो कोई कंपनी के अंदर काम करता है, उनको मंथली में कोई भी सैलरी दिया जाता है। मंथली में कोई भी सैलरी दिया जाता है, ठीक है। सैलरी क्या होता है कि आप लोग चैप्टर पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तो पढ़ा होगा कि प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम क्या होता है, इनकम कमाया जाता है। उस इनकम का क्या होता है? अर्निंग होता है, ठीक है। और वो जो इनकम हम लोग प्रीवियस ईयर में जो कमाए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम हम लोग कमाए हैं उसका टैक्सेबल का होता है, असेसमेंट ईयर में होता है भाई। अगर कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी प्रीवियस ईयर में हम लोग कोई भी इनकम कमाए हैं उसका टैक्सेबल होगा, असेसमेंट ईयर में होगा, जाहिर सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब नहीं है, बस हम एग्जाम्पल लिए थे। तो हम लोग अपना चैप्टर में आते हैं। चैप्टर में क्या है? चैप्टर में सिलेबस के अनुसार चले तो सिलेबस में क्या होता है कि सैलरी का मतलब पूछ देता है कि सैलरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इनकम अंडर द हीज ऑफ सैलरी में मतलब कि कुछ इनकम ऐसे होते हैं जिससे इनकम अंडर द हीज ऑफ सैलरी पूरा एम्प्लॉय का रिलेशनशिप में ये पूरा चैप्टर हम लोग का है, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सैलरी का मतलब जान लेते हैं, ठीक है। तो सैलरी मतलब क्या होता है? सैलरी मतलब कि कोई भी सैलरी में एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, ठीक है। जो कोई एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम करता है और काम करने के बदले जो एम्प्लॉयर के द्वारा जो कोई भी अमाउंट रिसीव किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी बोलते हैं, ठीक है। एनी अमाउंट ऑफ मनी इज रिसीव बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय को किया जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं इट इज़ कॉल्ड सैलरी। तो इसको हम लोग सैलरी बोलते हैं, ठीक है। अब सैलरी वर्ड जो है वो लेटिन भाषा सैलरियम शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? कंपनसेशन। कोई भी कंपनसेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। अब ये सैलरी एम्प्लॉय का रिलेशनशिप से मिलेगी, जहाँ पर भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होगा तो इस पर्टिकुलर इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी का अंदर क्या होगी? टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये तो बड़ी गड़बड़ वाला बात हो गया। अभी बहुत सारा गड़बड़ वाला बात होगा। अभी हम लोग पॉइंट पे आते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहले आ जाता है कोई एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हम लोग पढ़ लिए कि जो कोई भी पैसा एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है तो उसको हम लोग एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला कि नो पेमेंट कैन बी चार्ज टू टैक्स अंडर द इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी अनलेस द रिलेशनशिप employer and employee exists between the pay and payee. The relationship of employee या
मास्टर एंड सर्वेंट्स भी कह सकते हैं, एक प्रकार के, एक तरह से कह सकते हैं मास्टर एंड सर्वेंट। देयरफॉर द प्राइमरी बेसिस ऑफ चार्ज द इनकम अंडर द हेड्स ऑफ इट्स हेड। तो हम पहले ही बता दिए थे, शुरू का फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए थे कि यहाँ पर क्या बोला है, नो पेमेंट कैन बी चार्ज टू टैक्स। मतलब कि वो पेमेंट, जो पेमेंट मिला है वो टैक्स चार्जेबल नहीं होगा तब जब वहाँ पर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होगा, पेयर पेई का रिलेशनशिप नहीं होगा, एक मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं होगा, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जाएगा, वहाँ पर किसी भी प्रकार का टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। समझा बड़ी बात को, क्या नहीं किया जाएगा, टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, बात को समझना। तो ये होगी एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है कि इनकम फ्रॉम सर्टेन सोर्सेस नॉट टू बी ट्रीटेड एज सैलरी। मतलब कि वो सारी इनकम, ऐसे कुछ इनकम भी होती है जिसको हम लोग सैलरी के रूप में ट्रीटेड नहीं करते हैं। तो ऐसे से कुछ इनकम होती है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या है। ये एक लंबा चौड़ा कहानी दे दिया, ठीक है। तो इस कहानी को हम समझ चुके हैं, आपको अब शॉर्टली में बता रहे हैं, ठीक है। इस कहानी का मतलब क्या होता है कि ये कहानी एक एम्प्लॉय के पीछे ना, ये कहानी एक पार्टनरशिप या पार्टनर, कोई भी एक प्रोफेशनल बंदे से स्टार्ट होती है। जब कोई भी प्रोफेशनल बंदा किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र से उसको कोई भी पैसा रिसीव होगा, तो इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम अंडर पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। इनकम अंडर द पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल होगा उस पर्टिकुलर अमाउंट का। तो यहाँ पर ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मंथली अमाउंट रिसीव बाय अ पर्सन, कोई भी मंथली अमाउंट रिसीव हुआ एक पर्सन के द्वारा एज अ रिटेनर, जैसे कोई हो गया चार्टेड अकाउंटेंट, एक टैक्स कंसल्टेटर, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई टीचर हो गया, इसको मंथली अमाउंट रिसीव हुआ एक कंपनी से, तो ये टैक्सेबल होगा इनकम अंडर पीजीबीपी के अंदर। इनकम अंडर हेड्स ऑफ सैलरी के अंदर, सैलरी के अंदर टैक्सेबल इसका नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर है अब फिल्म डायरेक्टर डायरेक्टिंग किया, ठीक है, डायरेक्टिंग करने के बदले उसको पैसा मिला, तो क्या वो इनकम अंडर हेड्स ऑफ सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा? नहीं होगा भाई। वो फिल्म डायरेक्टर है, वो कोई एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है कि जो सैलरी मिल जाएगा, वो इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ सैलरी के अंदर टैक्सेबल ना होगा भाई। तो बात ध्यान में रखो, ठीक है। जैसे कोई पुजारी है, जैसे कोई पंडित है, पंडित को पूजा कराने के बदले कोई भी पैसा रिसीव हुआ, तो वो इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ सोर्सेस में जाके टैक्सेबल होगा, ठीक है। इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अब कौन सा पॉइंट हो गया कि कोई भी एक टीचर है भाई, कॉलेज का टीचर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, अपना काम चलाता है, अपना गुजारा चलाता है, और क्या करता है कि और ये ना सैम्पल पेपर्स चेकिंग करता है, पेपर्स चेक करता है, तो उसके बदले उसको कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो वो पीजीबीपी के अंदर उसका टैक्सेबल होगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे 2.2 में क्या कहा है कि सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेस, अगर कोई भी सैलरी
कोई भी सैलरी एक या एक सोर्सेस मतलब कि एक या एक सोर्सेस से ज़्यादा मिलती है, मतलब कि एक सोर्सेस तो है लेकिन उसे मिलने का और कोई भी सोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हम एक फॉर अ कंपनी, जैसे कोई हम यहाँ कंपनी के यहाँ काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, फुल टाइम कर लिए, फुल टाइम यहाँ पर ही काम हो गया, ठीक। अब मेरा क्या हो रहा कि अब मेरा इस पर्टिकुलर सैलरी से कोई काम नहीं, मेरा घर नहीं चल रहा, तो हम क्या किए, मेरे को मन भी नहीं कर, तो हम क्या किए कि कोई पार्ट टाइम काम किए। भैया फुल टाइम काम कर लिया, उसका कोई पार्ट टाइम का काम करेंगे। तब वो सोचा कि ये जो हम लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं क्या इसका टैक्सेबल होगा। तो मंथ का लास्ट में पार्ट टाइम और फुल टाइम वाला इनकम आया। अब देखा कि इसमें कुछ पैसे कम है, तब लगा बेटा उसको कि हाँ पार्ट टाइम और फुल टाइम दो, मतलब कि जो पार्ट टाइम वाला जो इनकम मिला था उसका भी टैक्सेबल हो गया। ले तो मुसीबत पड़ गया। तब इससे उसको समझ में आया कि जो भी हम लोग कोई भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं ना वो भी टैक्सेबल होगा। तब उसको जाके समझ में आया कि क्लास 11 में हम लोग सेव फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेस में कुछ पढ़े थे, कुछ क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी के अंदर हम लोग तो पॉइंट पढ़े थे जिसका नाम क्या था, सेव फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज। अगर कोई एक या एक से ज़्यादा सोर्सेस होता है इनकम का तो इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। अभी हम लोग इसका भाषा पढ़ के समझेंगे तब जाके हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन एम्प्लॉयर, मतलब कि एक एम्प्लॉई है, ठीक है, एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉय का एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय है, मतलब कि पैसा मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, काहे कि एम्प्लॉयर भी ज़्यादा है, ठीक है। एंड फॉर दैट मैटर मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम अंडर दिस हेड। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग फुल टाइम टीचर का एग्जांपल लिए थे कि फुल टाइम टीचर में है पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। एक फुल टाइम टीचर है, पार्ट टाइम जॉब करता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट करता है एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार करता है, रोजगार करता है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर। उसको कोई सैलरी रिसीव हुआ, ठीक है, सैलरी रिसीव हुआ, दोनों प्लेसेस से रिसीव हुआ, ठीक है, दोनों प्लेसेस से वो सैलरी रिसीव हुआ तो सेल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड्स ऑफ सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। जो दोनों सैलरी जो है, जो पार्ट टाइम काम किए थे और जो फुल टाइम काम किए थे, उस दोनों सैलरी का टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये है इसका मतलब। फोरगोइंग या स्टैंड अप सैलरी, जैसे कोई भी एक बंदा है, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को कोई भी पैसा रिसीव हुआ, ठीक है, एम्प्लॉय के द्वारा कोई भी एम्प्लॉय को पैसा रिसीव हुआ तो उसका जेब में जो आया, जेब में वो इनकम आया, जो टोटल अमाउंट आया 50,000 जो टोटल अमाउंट आया, ठीक है, उसका तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन वो क्या किया, उसमें से कुछ खर्चा कर दिया, खर्चा कर दिया, ठीक है, तो क्या उसका टैक्सेबल नहीं होगा, उस इनकम का भी टैक्सेबल होगा, क्या कि वो इनकम उस टोटल इनकम का ही तो पार्ट था, तो ये टैक्सेबल होगा। समझ में आया। अब किताबी भाषा पढ़ते हैं। अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन व्हाट एंटर्स हिज पॉकेट, मतलब कि उसके पॉकेट के अंदर क्या आता है, नॉट ऑन व्हाट हिज पॉकेट सेव, मतलब कि ये नहीं कि बाद में सब खर्चा उर्चा कर दिया, सारा खर्चा इनकरिंग कर दिया और देखता है कि बाद में क्या उसके पॉकेट में आता है, वही पॉकेट का उसका टैक्सेबल, मतलब कि वही पॉकेट के अंदर जो पैसा रहेगा वही टैक्सेबल होगा। Therefore, when a person involuntarily surrender a part of his salary, it will
बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिज इनकम, मतलब कि जो पर्सन जिसको पैसा मिलता है कोई भी कंपनी से एम्प्लॉय के द्वारा पैसा मिलता है तो उसका टैक्सेबल हो जाएगा भाई। सिंपल सा बात है, उसका क्या हो जाएगा, उसका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, तो दो हो गया, सही फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेस हो गया, और फॉरगोइंग और सरेंडर ऑफ सैलरी हो गया। अब जानते हैं टैक्स फ्री सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर। यदि कोई टैक्स फ्री सैलरी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को पे किया जाता है, ठीक है, यदि कोई टैक्स फ्री सैलरी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को पे किया जाता है तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का पास जो भी इनकम आया एम्प्लॉय उसका टैक्सेबल नहीं करेगा। एम्प्लॉय क्या नहीं करेगा, एम्प्लॉय उसका टैक्सेबल नहीं करेगा। उसका टैक्सेबल कौन करेगा, उसका टैक्सेबल करेगा एम्प्लॉयर। किनका नाम से करेगा, तो एम्प्लॉयर का नाम से करेगा। तो एम्प्लॉय इस केस में टैक्सेबल नहीं करेगा, क्या कि एम्प्लॉय जो है टैक्सेबल नहीं करेगा। एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स फ्री सैलरी किसको दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा। तो टैक्सेबल कौन कर रहा है, उस पर्टिकुलर इनकम का एम्प्लॉयर कर रहा है टैक्सेबल। किसका नाम से करेगा, तो एम्प्लॉय का नाम से करेगा। बस समझ में आया। तो ये था वॉलेंटरी पेमेंट, जिससे कोई भी वॉलेंटरी पेमेंट्स किया जाए एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को, तो ये टैक्सेबल होगा। जैसे कोई पर्सनल गिफ्ट्स दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो उसका टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया। अब आते इसमें प्लेस ऑफ एक्रूअल सैलरी, ये वाला समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता दे रहे। समझ में एकदम अच्छा से आ गई ना। अगर नहीं आए तो आप लोग वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके रख लो भाई। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि कोई भी सर्विस जैसे हम लोग यूट्यूब में पढ़ा रहे, यूट्यूब के अंदर पढ़ा रहे, तो ये जो सर्विस हम लोग यूट्यूब के अंदर पढ़ा रहे हैं, ये पूरा दुनिया के अंदर ये सर्विस जाएगी। ये सर्विस क्या होगी, ये सर्विस जाएगी। ठीक है, जिससे दुनिया के जितने भी बच्चे हैं वे इस सर्विस को देखेंगे। ठीक है, उसका पैसा पे करेंगे। जैसे सपोज मैं ऑनलाइन क्लास है और मैं मंथली पढ़ाता हूँ, कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी मंथली में पढ़ाता हूँ। ठीक है, कोई भी फॉरेन कंट्री का स्टूडेंट है, मैं उनको पढ़ाता हूँ और वो मेरे को मंथली पैसा पे करता है। ठीक है, तो कोई भी जो सर्विस है इंडिया से उत्पन्न हो रहा है, इंडिया से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इंडिया से प्रोड्यूस हो रहा है, उसका इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा, किसी बाहर कंट्री से पैसा मिल रहा, किसी बाहर कंट्री से सैलरी मिल रहा है हमारी कंट्री के अंदर। तो इसमें दो को एग्जेप्शन जो हम लोग को पढ़ने। तो पहला क्या है, पहला अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कि कोई भी सैलरी इंडिया के बाहर से हमारे कंट्री के अंदर मिलता है, कोई भी कंट्री इंडिया के बाहर से हमारे कंट्री के अंदर मिलता है। ठीक है, इंडिया के बाहर से हमारे कंट्री के अंदर मिल रहा है, और जो सर्विस है वो रेंडेड का हो रहा है आउटसाइड इंडिया, मतलब कि इंडिया के बाहर से सर्विस रेंडेड हो रहा है, इंडिया के बाहर से सर्विस रेंडेड हो रहा है। तो उसका डीम्ड और अराइज और अक्यूर का हो रहा, उस सर्विस का डीम्ड और अराइज और अक्यूर कहाँ से हो रहा, इंडिया से हो रहा। पैसा कहाँ से आ रहा, पैसा तो फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर आ रहा।
तो हमारे कंट्री के अंदर आ रहा वो पैसा, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिला वो पैसा, तो उसका क्या होगा, उसका टैक्सेबल होगा। सिंपल वर्ड में कहने का